दोस्तों, एक महिला जिसका पति भी नहीं होता है और उसके 2 साल का बच्चा गंभीर रूप से बीमार हो जाता है। दोस्तों, मरने की कगार पे होता है बच्चा, तभी एक वैद्य बताते हैं कि आप इस बच्चे को देसी गाय का शुद्ध दूध पिलाएंगे तो आपका बच्चा जल्दी सही हो जाएगा। दोस्तों, वो औरत कहीं से एक गाय लेकर के आती है और उस बच्चे को गाय का दूध पिलाती है। धीरे धीरे करके वो बच्चा जो है स्वस्थ हो जाता है। दोस्तों, गाय अपनी जगह पहुंच जाती है, पर गाय के साथ जो एक छोटा सा बछड़ा आता है वो उस औरत के पास रहता है। धीरे धीरे करके 3 साल गुजर जाते हैं। वो बछड़ा जो है अब बैल हो जाता है। दोस्तों, वो बछड़ा काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन वो उस औरत के पास ही रहता है। दोस्तों, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि वो बछड़ा जो है उनको बेचना पड़ता है, वो बैल उस औरत को बेचना पड़ता है। लेकिन साथियों, जहाँ वो बैल जाता है वहाँ वो बैल भी नहीं रह पाता है, इधर ये औरत भी नहीं रह पाती है, क्योंकि उन दोनों में इस तरह से प्रेम हो जाता है कि वो एक दूसरे के बिन रह नहीं पाते हैं, एक दूसरे को देखे बिना वो जी नहीं पाते हैं। दोस्तों, लोग कहते हैं सुन करके कि वो बैल नहीं, उस औरत के लिए भगवान था। कुछ ऐसा होता है इस कहानी में। दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनना, कहानी बहुत ही रोचक है। साथियों, कहानी को शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। दोस्तों, एक कहानी है उत्तर प्रदेश के अयोध्या ज़िले की। अयोध्या ज़िले में एक लड़की रहती है जिसका नाम सुधा होता है। दोस्तों, सुधा की शादी के लगभग 2 साल होते हैं और 2 साल में उसे एक बेबी भी होता है। उनका शादीशुदा जीवन काफ़ी अच्छा चल रहा था, खुशहाल जीवन था। पति उसका खेतीबाड़ी करता था, इधर उधर मजदूरी करके अपना परिवार चलाता था, लेकिन वो अपनी गृहस्थ जीवन में काफ़ी खुश थे। एक दिन अचानक से सुधा का पति जो है वो खाना खाता है और उसको फूड पॉइजनिंग हो जाती है और उसका पति जो है एक्सपायर हो जाता है। काफ़ी इलाज कराते हैं पर वो बच नहीं पाते हैं। इधर सुधा के पास एक छोटा सा बच्चा होता है और सुधा के सास ससुर भी नहीं होते हैं। वो काफ़ी परेशान होती है कि वो अब करे तो करे क्या। दोस्तों, कुछ समय गुजरता है, पति की यादें जो हैं वो धीरे धीरे करके कुछ कम होती हैं। फिर क्या होता है कि सुधा का जो 2 साल का बच्चा था वो बीमार हो जाता है। अब वो इस कदर बीमार होता है कि काफ़ी लोगों को दिखाती है, काफ़ी वैद्य को दिखाती है, पर बच्चा जो है वो स्वस्थ नहीं हो रहा था। तभी एक वैद्य बोलते हैं कि आप इस बच्चे को दवाई के साथ साथ जो है देसी गाय का दूध अगर आप पिलाएंगे तो आपका बच्चा जल्दी सही हो जाएगा। तो सुधा की बहन जो है वो अपने घर से गाय लेकर के आती है, उसके साथ एक छोटा सा बछड़ा भी आता है और उस गाय के दूध को सुधा अपने बच्चे को पिलाती है। और दोस्तों, धीरे धीरे करके बच्चा सही हो जाता है और गाय फिर से गर्भाधान रह जाती है। तो सुधा उस गाय को अपनी बहन के घर पहुंचा देती है और अपनी बहन से कहती है कि आप इस गाय को लीजिए, पर मैं इसका बछड़ा जो है वो नहीं दूंगी। तो सुधा की बहन कहती है कि कोई बात नहीं दीदी, आप बछड़ा अपने पास रखो। दोस्तों, सुधा और बछड़े में काफ़ी प्यार हो जाता है। धीरे धीरे करके वो काफ़ी बड़ा हो गया है। अब दोस्तों, सुधा जहाँ भी जाती है वहाँ बछड़ा उसके पीछे पीछे जाता है। सुधा अगर खेतों में काम कर रही है तो बछड़ा और उसका जो बच्चा है वो एक साथ खेत की मेड़ पे या कहीं पेड़ नीचे जो है आपस में खेलते रहते हैं और बैठे रहते हैं। लेकिन साथियों, जानवर तो जानवर होता है। वो आसपास के खेतों में भी जाता था, लोगों का नुकसान करता था। आसपास के लोग जो है वो सुधा को कहते थे और सुधा को डांटते थे, उससे झगड़ा भी करते थे। तो वो कहती थी कि आप उसके बछड़े से कुछ ना कहें, आपको कुछ कहना है तो हमसे कहें, क्योंकि वो बछड़े से बहुत प्यार करती थी। दोस्तों, सुधा का कोई होता नहीं, ना उसके सास ससुर होते हैं, ना उसका आसपास में जेठ जिठानी कोई नहीं होते हैं। उसका कोई होता है तो एक ननद होती है और एक नंदोई होता है। तो सुधा का जो नंदोई था वो कभी कभी उसकी मदद करने उसके घर आया करता था। कभी खेत में हाथ बटाता तो कभी छोटी मोटी मदद कर देता था। साथियों, इधर सुधा की एज जो है लगभग 25-26 साल की थी, तो उसकी भी उम्र ज़्यादा नहीं थी। तो सुधा का जो नंदोई है उसकी जो नीयत है वो सुधा पे बिगड़ जाती है। वो सुधा को गलत नज़रों से देखने लगता है और सुधा से कहता है कि सुधा, तुम मुझे अच्छी लगती हो और मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता हूँ, और कुछ उसकी नीयत जो है गलत हो जाती है। तो साथियों, सुधा इस बात पे नाराज़गी जताती है और
उसको डांट देती है। तो वो कहता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे मेरे साथ तो मैंने जो तुम्हें रुपए दिए हैं, तुम्हारे पति के इलाज में रुपए दिए थे, वो मुझे वापस करो। उसने 10,000 रुपये जो है उसके पति के इलाज में दिए थे, और जब वो रुपए मांगता है सुधा सोचती है कि अब वो रुपए कहाँ से दें। तो वो कहती है कि अभी तो मेरे पास रुपए नहीं हैं। तो वो कहता है कि तुम्हारे पास जो बैल है तुम उसे बेच करके मेरे रुपए दे सकती हो। तो वो काफ़ी परेशान होती है। वो कहती है कि अगर तुम इस तरह से मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हारी पत्नी से बता दूंगी। तो वो कहता है कि आप बता दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, सुधा जो है वो अपनी ननद से बताती है कि तुम्हारे पति मेरी तरफ इस तरह से देख रहे थे, मुझसे ऐसा ऐसा बोल रहे थे, और उनकी जो नीयत है वो गलत है। तो साथियों, वो कहती है दोस्तों कि तुम मेरे पति पर गलत इल्ज़ाम लगा रही हो, मेरा पति एकदम सही है। दोस्तों, उसकी ननद इसलिए नहीं मानती क्योंकि उसका जो नंदोई था वो पहले ही उसकी ननद को बता चुका था कि तुम्हारी भैया जब से ख़त्म हुए तब से तुम्हारी भाभी के चाल चलन अच्छे नहीं हैं, वो गलत लोगों में उठती बैठती हैं। तो साथियों, इस वजह से उसकी ननद जो है वो उसको बोलती है कि मेरा भाई तो अब रहा नहीं, तो मुझे तुमसे क्या मतलब, और हाँ, मेरे पति ने जो तुम्हें 10,000 रुपये दिए हैं उसको भी तुम वापस कर दो। दोस्तों, वो ननद की इस तरह की बातें सुन के बहुत परेशान होती है, क्योंकि और कोई था ही नहीं। उसका ननद और नंदोई थे जो उसकी थोड़ी बहुत मदद करते थे, और वो भी आज जब ऐसा बोल रहे हैं तो वो एकदम अकेली पड़ जाती है। साथियों, वो काफ़ी परेशान करने लगता है। दोस्तों, वो बैल को बेच देती है और बैल को बेच करके अपने नंदोई के रुपए जो है वापस कर देती है। दोस्तों, सुधा ने जिसके हाथ वो बैल बेचा था वो 3-4 दिन बाद सुधा के घर आता है और सुधा से कहता है कि तुम कैसी औरत हो, तुमने इस तरह का बैल हमें दे दिया है, हमें ठग लिया तुमने, इतने सारे रुपए लिए हैं। वो बैल ना कुछ खा रहा है ना पी रहा है 4 दिन से, और कोई भी उसके पास जाता है तो वो मारने को दौड़ता है। तो साथियों, सुधा को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि नहीं, हमारा इतना अच्छा बैल था, इतना अच्छा बछड़ा था, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। तो वो कहता है कि तुम्हें विश्वास नहीं है तो हमारे साथ चल के देख सकती हो, नहीं तो अगर तुम हमारे साथ नहीं चलोगी तो हम उस बैल को किसी के हाथ बेच देंगे, कसाई को दे देंगे या किसी और को दे देंगे। साथियों, सुधा जो है वो जब उसने बैल बेचा था तो उस आदमी से ये कहा था कि आप इस बैल को बेचना मत, जैसे ही मेरे पास रुपए हो जाएंगे तो दोबारा मैं तुमसे ये बैल खरीद लूँगी। तो इस कारण वो व्यक्ति जो है सुधा के पास आता है। तो सुधा के पास उस समय तो रुपए होते नहीं हैं, तो वो उस व्यक्ति के साथ जो है वो बैल के पास चली जाती है। सोचती है कि 4-5 दिन अगर मैं जाकर वहाँ खिलाऊंगी तो शायद वो कुछ खाएगा पिएगा और धीरे धीरे करके उस घर में एडजस्ट हो जाएगा। पर साथियों, ऐसा नहीं होता है। सुधा काफ़ी दिन तक उस व्यक्ति के घर रहती है। वो बैल जब तक सुधा रहती है तब तक खाता पीता है और मज़े करता है, लेकिन जैसी सुधा चली आती है तो वो बैल जो है मायूस हो जाता है, खाना पीना बंद कर देता है। तो जो व्यक्ति बैल खरीद के ले गया था उसकी कई बीघा ज़मीन होती है, लगभग 50-60 बीघे ज़मीन होती है। उसके खेत में मजदूर चलते हैं। तो सुधा भी कहती है कि मैं आपके यहाँ रह लूँ और आपके खेत में जो मजदूर चलते हैं उसकी जगह पर अगर मैं काम करूँ और धीरे धीरे करके मैं आपका जो रुपए है वो चुकता कर दूँगी, और जैसे ही आपके रुपए चुकता हो जाएंगे तो मैं ये अपना बैल अपने घर ले जाऊँगी। तो उस व्यक्ति को तो वैसे भी मज़दूरों की ज़रूरत होती है, तो सुधा को अपने घर पे रख लेता है। सुधा और उसका बेटा जो है उसके ही घर पे रहते हैं, उसके घर पे रहती है, वो बैल को भी खिलाती है और मजदूरी भी करती है उसके खेत में। धीरे धीरे करके काफ़ी रुपए जो है वो चुकता हो गए थे। तो एक दिन जो बैल खरीद के ले गया था उसकी पत्नी कहती है कि आप इस औरत को कब तक यहाँ रखेंगे, इसका छोटा बच्चा है, आप इसको इसके घर भेज दो, अब तो काफ़ी दिन इसने काम कर लिए, लगभग उसके रुपए भी चुकता हो गए हैं। तो उसका पति जो है वो कहता है कि नहीं, अभी काफ़ी दिन इनको काम करना पड़ेगा, तब जो है इनको अपने बैल अपने साथ ले जाना होगा। तो फिर उसकी पत्नी जो है वो शांत हो जाती है, कुछ कहती नहीं है। दोस्तों, धीरे धीरे करके टाइम गुजर रहा होता है। एक दिन जो है उस व्यक्ति के घर नायब तहसीलदार होते हैं और काफ़ी बड़ी हस्ती होती है उनकी, काफ़ी पहचान होती है उनकी जगह जगह। वो काफ़ी दिनों बाद उस व्यक्ति के घर आते हैं और वो देखते हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है और उनकी नज़र सुधा पर पड़ती है। तो वो पूछते हैं कि औरत कौन है जो यहाँ पर रह रही है आपके घर पे। तब उसकी पत्नी कहती है कि ये औरत जो है इसका बैल इन्होंने ख़रीदा था और लगभग इतने दिन हो गए, और जो बैल है वो इस औरत के बिना रह नहीं पाता है, इन दोनों में बहुत प्यार है, और हम जब से ख़रीद के लाए थे
जब तक ये औरत इससे दूर थी तब तक ये कुछ खाता पीता नहीं था, और ये जब से सुधा इसके पास आई है तब से खाना पीना शुरू कर दिया है। तो सुधा जो है हमारे खेतों में मजदूरी करती है और बैल के रुपए जो है चुकता कर रही है, और जब इसके रुपए चुकता हो जाएंगे तो बैल को लेकर के अपने घर चली जाएगी। तो ये बात जब वो रिश्तेदार उनके सुनते हैं, नायब तहसीलदार सुनते हैं, तो वो उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुम बहुत बदतमीज हो, बहुत बेकार किस्म के व्यक्ति हो कि एक औरत से काम करवा रहे हो, उसका छोटा बच्चा है, उसके पढ़ने लिखने की उम्र है, तो क्यों ना तुम इसे छोड़ देते हो, क्योंकि काफ़ी दिनों से तुम्हारे यहाँ काम कर रही है। तो व्यक्ति कुछ कहता नहीं, एकदम शांत हो जाता है। तभी वो पूछते हैं कि इनका पति क्या करता है। तो उस व्यक्ति की पत्नी कहती है कि इनका पति तो बहुत समय पहले ही एक्सपायर हो गए थे। दोस्तों, जैसे तहसीलदार को पता चलता है कि उसका जो पति है वो एक्सपायर हो गया है, और फिर भी वो एक जानवर के पीछे, एक जानवर से इतना प्यार करती है, अपने बच्चे से इतना प्यार करती है कि वो एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं, और एक मेरी पत्नी है जो मुझे छोड़ करके चली गई। दोस्तों, नायब तहसीलदार की पत्नी भी काफ़ी बड़े परिवार से थी, अच्छे परिवार से थी, और सरकारी जॉब दोनों करते थे। वो बोलती थी कि आप लखनऊ में घर बना लो, घर परिवार को छोड़ दो, और हम दोनों लोग जो है लखनऊ में रहेंगे। पर तहसीलदार साहब जो हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। तो काफ़ी दोनों के बीच झगड़े होते हैं, और झगड़े इतनी हद तक बढ़ जाते हैं, और झगड़े इतनी हद तक बढ़ जाते हैं कि वो एक दूसरे को डिवोर्स देने का फैसला कर लेते हैं। साथियों, 5 लाख रुपए दे करके जो है नायब तहसीलदार जो हैं वो उससे डिवोर्स ले लेते हैं, और दोनों जो है अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। दोस्तों, ये सोच करके वो काफ़ी परेशान थे कि उसका पति नहीं है, फिर भी वो इतने संघर्ष कर रही है। क्या औरत है? औरत नहीं, वो तो देवी है। दोस्तों, वो सोचते हैं कि काश अगर सुधा और मैं एक साथ अगर हो जाएं, एक दूसरे से शादी कर लें, तो उसका भी घर बस जाएगा और मेरा भी। तो वो जो है सुधा से पूछते हैं, सुधा से कहते हैं कि सुधा, क्या आपको जानवरों से प्यार है या फिर इंसानों से भी? तो वो कहती है कि आपका मतलब क्या है? तो तहसीलदार साहब जो है वो कहते हैं कि आपका भी पति नहीं है और मेरी भी पत्नी नहीं है, क्यों ना हम लोग एक दूसरे से शादी कर लें, और आपको पता नहीं होगा मैं यहाँ 3-4 दिन से हूँ सिर्फ आपके चक्कर में। आप मुझे अच्छी लगती हो, और अगर आप मुझसे शादी कर लें तो मेरा भी घर बस जाएगा और आपका भी। तो वो कहती है कि साहब, मैं कहाँ खेतों में मजदूरी करने वाली औरत, और आप कहाँ सरकारी जॉब करते हैं, आप पैसे वाले हैं, आप मुझ जैसी औरत से कैसे शादी करेंगे? तो तहसीलदार साहब कहते हैं कि नहीं, आप बहुत ही अच्छी औरत हैं। अगर आप इस तरह से एक जानवर से प्यार कर सकती हैं तो आपने अपने पति से कितना प्यार किया होगा। तो ये सब सुन कर के उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो हाँ कर देती है। दोस्तों, नायब तहसीलदार जो है वो उस औरत से शादी करते हैं, और शादी करके वो उस बैल को और उनके बच्चों को अपने साथ ले जाते हैं। आज साथियों, वो लड़का जो है वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, और तहसीलदार साहब और ये लोग अच्छे से अपने गृहस्थ जीवन में खुशहाल हैं। तो साथियों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर दें। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।